हेलो स्टूडेंट्स, निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। आज राजस्थान बोर्ड का कृषि रसायन विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 12वीं क्लास का बोर्ड का पेपर हुआ है। ठीक है, और हम बच्चों निशान डिजिटल ऐप के माध्यम से आपके समक्ष उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेकर आए हैं। अभी मैं आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा बच्चों, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या प्रश्न आपके सही है और क्या प्रश्न गलत है। और इस पेपर की बच्चों सबसे बढ़िया बात क्या रही है, वो ये रही है कि इसमें जिसने भी ये पेपर बनाया है उन्होंने बोर्ड के ब्लूप्रिंट को फॉलो किया है। ठीक है, उसमें से लगभग ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, चाहे बड़े प्रश्न हो चाहे छोटे प्रश्न हो, सभी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पूछे गए और पेपर ओवरऑल बड़ा इजी है। अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के आज के पेपर की बात करें ना 12th की, तो ओवरऑल बड़ा इजी है बच्चों। और हमारी जो टेस्ट सीरीज के पेपर लिए थे हमने 4 माइनर और 1 मेजर, तो उसमें से छोटे बड़े प्रश्न लगभग बहुत सारे पूछे गए हैं। जैसे हमने गोबर की खाद को इंपॉर्टेंट बताया था, तो गोबर की खाद में ट्रेंच विधि को हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया था, तो वो पूछा भी गया, हमने इसमें लिया भी था टेस्ट सीरीज के पेपर में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं निशान डिजिटल ऐप के माध्यम से। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस निशान डिजिटल में इस समय संचालित है। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे पहली चीज तो यही है, आप देखो पेपर का जो टाइम है, टाइम था 3 घंटे 15 मिनट और इसका पूर्णांक है 56। 56 नंबर का पेपर होता है बच्चों, 14 नंबर सत्रांक के और 30 नंबर प्रैक्टिकल के। तो इस प्रकार से टोटल 100 नंबर में से बच्चे को मार्किंग होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों आपके सामने। देखो पहला जो प्रश्न है द्वितीयक खनिज का उदाहरण है। देखो बच्चों, इसमें पूछा गया है कि द्वितीयक खनिज का उदाहरण है, तो द्वितीयक खनिज के उदाहरण में बच्चे को आंसर क्या देना था? हेमेटाइट। हेमेटाइट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि चूना पत्थर है, क्वार्ट्ज है, माइका है, ये सब बच्चों प्राथमिक खनिज है। तो इसमें आंसर क्या आना था? हेमेटाइट। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था बच्चों कि ये सेकंड चैप्टर से था कि मृदा में जीवांश पदार्थों की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो बच्चों ये होती है 0.1 से 5%। तो फिर इसमें जैसे 5 था ना, तो ये इसका सही आंसर था और इसमें बच्चे को क्या लिखना था? 5। और निशान के सभी विद्यार्थियों ने इसका आंसर कंप्लीट 5 ही दिया है। ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पेपर ने पूछा था, तो ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है भैयाओं COOH2। ये देखो, ये जो ब वाला ऑप्शन था इसका बच्चों सही उत्तर था। ठीक है, उसके बाद देखो जो क्वेश्चन दिया गया था, निम्न में से कार्बनिक कोलाइड है। ये हमने भी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। आप देखो इसमें जैसे ये सिलिकेट है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, और आयरन है, ये तो बच्चों अकार्बनिक कोलाइड है। तो इसका आंसर क्या आना था? ह्यूमस। ह्यूमस क्या है बच्चों? कार्बनिक कोलाइड है। बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने बोला ना ओवरऑल बहुत आसान पेपर दिया। देखो अब अगला क्वेश्चन पूछा था बोर्ड ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बता भी रखा था हमने बहुत सी बार, ह्यूमस कणों पर आवेश होता है। तो मोस्टली जितने भी कार्बनिक कोलाइड होते हैं ना भैया, उन पर ऋणावेश होता है। तो इसका आंसर क्या था बच्चों? ऋणावेश। यहां ऋण लिखना था, ऋण पर ऑप्शन पर राइट करना था। अ वाला ऑप्शन इसका सही था बच्चों। अगला प्रश्न देखो आप, केवोलिनाइट की धनायन विनिमय क्षमता का औसत मान होता है सेंटीमोल प्रति किलोग्राम में। मैंने बोला भी था मोंटमोरिलोनाइट, केवोलिनाइट और इलाइट में से एक औसत विनिमय, एक औसत धनायन विनिमय क्षमता आएगी। तो इसका सही जवाब क्या था बच्चों? 8। ऑप्शन का क्या सही आंसर था इसका? 8। अगला प्रश्न देखो भाई, ये नॉर्मल, ये पीएच का देखो सबसे पहला ही दे दिया उसने, जितनी फसलें उसमें पहले नंबर पर सारणी में गेहूं हुई है। और गेहूं एक नॉर्मल पीएच पर उगने वाला पौधा होता है। तो इसका सही जवाब क्या था बच्चों? 6.0 से 7.5।
ये इसका सही आंसर था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखो बच्चों, ये बहुत इजी, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। इसको तो बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं से भी पढ़ता हुआ आता है। H2SO4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखो भाई, नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, के आविष्कारक है। आप देखो नाइट्रोजन का इतने सारे आविष्कर्ताओं में हमने भी इस टेस्ट सीरीज के पेपर में स्पेशली नाइट्रोजन दिया था। लास्ट ईयर सल्फर का पूछा गया था बच्चों, तो नाइट्रोजन के जो खोजकर्ता थे, जिन्होंने नाइट्रोजन का आविष्कार किया था, वो बच्चों कौन थे? डी श्यासर। ये लिखना था वहां पर, ये ऑप्शन सही था इसका, डी श्यासर। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी, पौधों के पोषक सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब जिनकी पौधे को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर क्या देना था बच्चों? इसमें ये देना था FeZnMn, ध्यान रखना। इसमें बच्चों लोहा देना था, ठीक है। उसके बाद जिंक और Mn। अब इसमें मेन बात देखो, देखो इसमें सल्फर आ रहा है, ये नहीं हो सकता। इसमें फास्फोरस आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें कैल्शियम आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि तो द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या था? FeZnMn। ठीक है, ये वाला इसका सही जवाब था बच्चों। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधिकांश पौधे फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं? अब ये प्रश्न हमने जो दिया था ना, हमने फास्फोरस की जगह नाइट्रोजन दिया था। ठीक है, पेपर ने फास्फोरस दे दिया बच्चों, तो इसका सही आंसर था H2PO4-। यानी कि अधिकांश पौधे फास्फोरस को H2PO4- के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा आप सभी ने कर दिया होगा बच्चों, 46%, 46% इज द करेक्ट आंसर। यूरिया के लिए तो विशेष दाव मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बोला भी था कि यूरिया इस बार आएगा, बड़े प्रश्न में भी आया यूरिया, पता है आपको। अगला प्रश्न देखो बच्चों, फसलों में डाई मेथोएट 30 EC के प्रयोग के पश्चात प्रतीक्षा अवधि, भाई फसलों में जब इसका उपयोग किया जाए तो उसके लिए कितने दिन तक हमें रुकना चाहिए? तो उसका आंसर आएगा 15 दिन। कितने दिन बच्चों? 15 डेज। ठीक है, उसके बाद पेप्सिन एंजाइम का मुख्य उत्पाद है। अब इसमें देखो उसने पॉलीपेप्टाइड भी दे दिया और पेप्टाइड भी दे दिया, पर वो पूछ क्या रहा है? मुख्य उत्पाद। तो मुख्य उत्पाद इसका पॉलीपेप्टाइड है। क्या है मुख्य उत्पाद? पॉलीपेप्टाइड। ध्यान रखना बच्चों, ये लिखना था इसके अंदर, ये 10वें चैप्टर से क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न देखो, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? बच्चों ये खली की खाद से आया था, 7.29, 7.29। मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा लगभग सबसे ज्यादा होती है, तो लिखना था वहां पर 7.29। अगला प्रश्न देखो, कंफर्म बोला था मैंने, गाय के दूध में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा 3.5। गाय के दूध में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी देनी थी बच्चों? 3.5। दूध में लगभग एक ही जैसी प्रोटीन होती है। ये आंत्र रस के द्वारा स्त्रावित एंजाइम का नाम लिख दिया होगा आपने, माल्टेज। आंत्र रस के द्वारा स्त्रावित एंजाइम का नाम बच्चों माल्टेज। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बोला था मैंने, गाय के दूध में आपेक्षिक घनत्व 1.028। ये बच्चों गाय के दूध का, वो भैंस के दूध का। अब उसने गाय के दूध का पूछा तो 1.028। ये देखो, ये आपके 18 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे उसके मैंने निशान डिजिटल ऐप के माध्यम से आपको सारे सॉल्यूशन बता दिए। अब ये 18 कितने मार्क्स के थे? 9 मार्क्स के, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन आधे नंबर का था। ठीक है, उसमें से कोई भी ऑप्शन अगर आपका गलत होगा बच्चों तो आधा ही नंबर कटेगा। ठीक है, उसके बाद देखो रिक्त स्थान बड़े इजी थे।
रिक्त स्थान इतने इजी थे। आप देखो पहला ही प्रश्न दिया था कि मृदा एक प्राकृतिक, यहां पर लिखना था प्राकृतिक, पहले पार्ट से था। मृदा एक डैश 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 पिंड है, लिखना था प्राकृतिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कोलाइड के कण इलेक्ट्रॉन, ये भी बहुत इजी था बच्चों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। मस्त हो गए चेहरे बच्चों के। अगला प्रश्न, ये बार बार हम ऑफलाइन क्लासेस में कहते थे बच्चों से, जाने कितनी बार सुना रखा है कि दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चन हमने जाने कितनी बार बता रखा है कि दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये बता रखा था हमने बच्चों को, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं, किसान खाद, केन। पता है हमारे ऑफलाइन के सभी विद्यार्थियों को। खाद तो उसने दे दिया था तो किसान लिखना था केवल। देखो कितने इजी। ये हमने टेस्ट सीरीज के अंदर पहला ही क्वेश्चन दिया था बच्चों, वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। अब इसमें दोनों लिखी जा सकती थी बच्चों। आपने 20.7 लिख दिया, सही है। आपने 21% लिख दिया, सही है। दोनों में से कोई भी मात्रा आप इसकी लिख सकते थे बच्चों। 20.7 ओरिजिनल लगभग 21। देखो अगला रिक्त स्थान का प्रश्न आया था, अधिकांश फसलों द्वारा फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा का उपयोग होता है। बच्चों इसमें दोनों आंसर सही है। आपने 5 से 30% लिख दिया, ये भी सही है, ठीक है। और आपने 15 से 30% लिख दिया, ये भी सही है। दोनों उत्तर को बोर्ड सही मानेगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न बहुत इजी हुई, क्लोरोनिटेड हाइड्रोकार्बन अत्यधिक, यहां पर लिखा जा सकता था जहरीले या यहां पर लिखा जा सकता था विषैले, कुछ भी लिख सकते थे अपन, जहरीले लिख दें या विषैले लिख दें, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रोटीन नाम ग्रीक शब्द से लिया गया है, तो इसमें आना था बच्चों प्रोटीओज, प्रोटीओज आना था इसके अंदर, सब नोट्स में लिखवा रखा है हमने। उसके बाद जैविक खाद के उपयोग से मृदा ताप नियंत्रण में रहता है, क्या लिखना था बच्चों, या तो नियंत्रण में, नियंत्रण भी सही है, स्थायी भी लिख सकते हो, स्थायी रहता है या स्थायित्व में रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न, एजिटोबैक्टर जैव उर्वरक का उपयोग कौन सी फसलों में, यहां पर अदलहनी भी लिखा जा सकता था, खाद्यान्न भी लिखा जा सकता था, और इसकी जगह आपने गेहूं वगैरह नाम भी लिख दिया तो वो भी सही है। अदलहनी फसलें या खाद्यान्न फसलों में देखो रिक्त स्थान वाले बहुत इजी क्वेश्चन आए थे बच्चों। अगला प्रश्न भाई पहले चैप्टर से था, आग्नेय चट्टान को परिभाषित कीजिए। तो आपको पता है पृथ्वी की उथल पुथल के कारण जब गर्म लावा बाहर निकलता है तो ये लावा जब ठंडा होता है ना, तो ये ठंडा होकर जिस चट्टान को बनाता है उसे कहते हैं आग्नेय चट्टान, यही लिखना था वहां पर। उसके बाद अमोनीकरण पूछा था बच्चों पेपर ने, अमोनीकरण, ये देखो अमोनीकरण बता रखा था मैंने, याद करना बता रखा था, अमोनीकरण, अमीनीकरण, नाइट्रीकरण कैसे याद करना है। अब यहां पर बच्चों क्या है, अमोनीकरण, तो इसका मतलब क्या है कि जो अमीनो यौगिक होते हैं उनका मृदा में जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उनके द्वारा अमोनिया में परिवर्तन, केवल इतना सा लिखना था कि जो अमीनो यौगिक होते हैं उनका मृदा सूक्ष्म जीवों के द्वारा अमोनिया में बदलना क्या कहलाता है बच्चों, अमोनीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमने इसके अंदर जो है, अगला क्वेश्चन बोर्ड ने दिया था कि मृदा में पाए जाने वाले कोई 4 ऋणायनों के नाम बताने थे। मृदा में पाए जाने वाले कोई 4 ऋणायनों के नाम बताने थे, तो बच्चों इसमें अपन SO4- लिख सकते थे,
ठीक है बच्चों, इसमें अपन Cl माइनस लिख सकते थे। ठीक है, उसके अंदर उसके बाद बच्चों अपन इसमें NO3 माइनस लिख सकते थे। ऋणायन पूछे थे उसने, या उसके बाद बच्चों अपन इसमें H2PO4 माइनस लिख सकते थे। धनायन नहीं पूछे, ऋणायन पूछे थे, तो SO4 माइनस, Cl माइनस, NO3 माइनस और H2PO4 माइनस। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगला प्रश्न पूछा था उसने, सोडियम एसीटेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। ये उभय प्रतिरोधक से पूछा था उसने, उसके उदाहरण में आता है सोडियम एसीटेट CH3COONA। ये 5वें चैप्टर से क्वेश्चन था बच्चों। थोड़ा सा दिक्कत बच्चों को इसमें जरूर हुआ होगा, लेकिन फिर भी लिख दिया। सोडियम एसीटेट का क्या लिखना था बच्चों? CH3COONA। अगला क्वेश्चन था अम्लीय मृदा को परिभाषित कीजिए। लिखा है बच्चा कि ऐसी मृदा जिनमें H+ आयनों की अधिकता होती है और जिसकी pH का मान कम होता है, यानी कि जिसमें H+ आयन की अधिकता होती है और जिसकी pH का मान कम होता है, उसे कहते हैं अम्लीय मृदा। लिख दिया होगा बच्चों आपने। अगला प्रश्न देखो, पौधों में कैल्शियम पोषक तत्व का कोई एक कार्य लिखना था। लिख दिया होगा आपने इसमें, दाना मजबूत हो जाता है बच्चों, दाना तना सख्त व मजबूत हो जाता है। ठीक है, और दलहनी फसलों में, या यूं लिख सकते हो कि दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथिकाओं का विकास हो जाता है। क्योंकि कैल्शियम अपने शरीर में, ऐसे याद करवाया था मैंने बच्चों को, कैल्शियम अपने शरीर में मजबूती कर रहा है तो वो तने को भी मजबूत करता है पौधे के अंदर, और उसकी जो जड़ें होती है ना, उनमें ग्रंथिकाओं का विकास करता है। तो इसमें से एक कुछ भी लिखा जा सकता था। ये क्वेश्चन भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि मृदा कोलाइड के कणों की व्यास की उच्चतम सीमा लिखिए, तो इसमें लिखना था 500 इसका आंसर था बच्चों, 500 मिली माइक्रोन। लिख दिया होगा आपने। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा था पेपर ने, किन्हीं 2 नाइट्रेट उर्वरकों के नाम लिखिए। तो इसमें बच्चों आप अमोनियम नाइट्रेट लिख सकते थे, इसमें आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट लिख सकते थे। ठीक है बच्चों, ये दोनों केन भी नाइट्रेट उर्वरक है, ये 8वें चैप्टर से लिया गया था। ठीक है, उसके बाद भारत में नियंत्रित कोई 2 पीड़कनाशी के नाम बताइए। तो इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी लिखाए हो सही है, जैसे DDT हो जाएगा, जैसे इंडोसल्फान हो जाएगा। ये देखो आप, इनके अलावा भी अगर आपने कोई नियंत्रित पीड़कनाशी लिख दी है ना, ये 9वें चैप्टर से आया था, तो उसको भी बोर्ड ऑफ राजस्थान अजमेर आपके सही कर देगा। ठीक है, उसके बाद टोंड दूध में वसा की न्यूनतम प्रतिशत मात्रा लिखनी थी कम। तो कम क्या लिखनी थी बच्चों? 3, क्योंकि टोंड दूध के अंदर वसा की जो मात्रा होती है वो 3 से लगभग कुछ आगे होती है, तो न्यूनतम प्रतिशत मात्रा क्या लिखनी थी उसकी? 3। यानी कि टोंड दूध में वसा की न्यूनतम प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 3। अब खंड ब देखो बच्चों आप, उत्तर सीमा लगभग 50 शब्द, पौधों की जड़ों के द्वारा चट्टानों के अपक्षय के प्रदर्शन का चित्र। इसमें तो कोई विशेष दिक्कत आई नहीं होगी आपको। इस प्रकार से चट्टानें बनाने दी, ऐसे चट्टानें बना दो। ठीक है, फिर आप इसमें ऐसे जैसे ये पौधा उगा दो, इस प्रकार से। आपके पहले चैप्टर में भी ऐसे दे रखा है। तो ये पौधों की जो जड़ें हैं ना, इन जड़ों के द्वारा उसका जो अपक्षय होगा बारीक बारीक कणों में, बस ऐसा डायग्राम वहां पर आपको बनाना था। इसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। भाई, पौधों की जड़ों के द्वारा चट्टानों के अपक्षय, यानी कि चट्टानें कैसे टूटती है, अपने को पता है जड़ों भी चट्टानों को तोड़ने का काम करती है।
तो बस केवल इस प्रकार का डायग्राम आपको वहां पर बनाना था बच्चों। अगला प्रश्न पूछा था कि ह्यूमस के कोई 3 रासायनिक गुणधर्म बताइए। तो बच्चों ह्यूमस का एक रासायनिक गुणधर्म तो आप ये लिख सकते थे कि जो ह्यूमस होता है, मेरी बात सुनो, जो ह्यूमस होता है बच्चों, उसकी जो धनायन विनिमय क्षमता होती है, तो उसकी जो धनायन विनिमय क्षमता होती है बच्चों, वो कितनी होती है? उसका कार्बन नाइट्रोजन जो अनुपात होता है वो उसका बच्चों 10:1 होता है। ह्यूमस के रासायनिक गुणधर्म में आप ये भी लिख सकते हो कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ह्यूमस के रासायनिक गुण में आप ऐसे भी लिख सकते हो। ह्यूमस के रासायनिक गुणधर्म में आप ये भी लिख सकते हो कि उसकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है, लगभग 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, औसतन 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। 3 रासायनिक गुणधर्म लिखने थे भैया, 1.5 नंबर का था। अगला प्रश्न पूछा था अकार्बनिक मृदा कोलाइड और कार्बनिक मृदा कोलाइड में अंतर बताना था बच्चों। तो ये अकार्बनिक मृदा कोलाइड और कार्बनिक मृदा कोलाइड में जो अंतर बताना था वो बहुत इजी था। 3 अंतर ही पूछे थे पेपर ने, आप देखो 3 डिफरेंस। तो 3 अंतर में क्या लिख देने थे? सारणी बना दी होगी बच्चों ने, अपने बच्चों ने। अकार्बनिक जैसे यहां लिख दिया अकार्बनिक, जैसे यहां लिख दिया कार्बनिक। अब आपको पता है सिलिकेट क्ले किस में आती है? अकार्बनिक में। आपको पता है ह्यूमस किस में आता है? कार्बनिक में। आपको पता है ये खनिज पदार्थ होते हैं, ये क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। आपको पता है इनकी धनायन विनिमय क्षमता कम होती है, आपको पता है इनकी धनायन विनिमय क्षमता ज्यादा होती है। आप बढ़िया तरह इस बात को भी जानते हो बच्चों कि जैसे मान लीजिए अपन यूं कह सकते हैं कि जैसे इसकी धनायन विनिमय क्षमता, एक ये भी लिख सकते हो आप, 3 से 100, और इसकी बच्चों 150 से 300। यहां सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, यहां भी सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। भाई 3 ही अंतर लिखने थे, आप अपने हिसाब से कोई भी 3 डिफरेंस लिख सकते हो, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों। अगला क्वेश्चन आया था पेपर में कि धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले 2 कारकों को बताइए। तो बच्चों इसमें आप 2 कारक बता सकते थे, जैसे एक तो मृदा कणों का आकार, यानी कि मृदा कणाकार। एक बता सकते थे आप मृदा पीएच, अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते थे। जैसे मृदा कणों का आकार है, तो जो बारीक कण वाली मृदा होती है ना बच्चों, उसकी धनायन विनिमय क्षमता का मान मोटे कणों वाले मृदा कणों की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। और उसी प्रकार से बच्चों मृदा पीएच, क्षारीय मृदा जो होती है, तो क्षारीय मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अम्लीय मृदा की धनायन विनिमय क्षमता से ज्यादा होती है। कार्बनिक पदार्थ की अगर किसी मिट्टी में अधिकता है तो बच्चों उसकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक होगी, कम है तो कम होगी, ठीक है। तो ये इसको प्रभावित करने वाले कारक दे देने थे। उसके बाद मृदा पीएच का नामांकित चित्र, पीएच स्केल का, ये तो बहुत इजी था बच्चों। इसको तो आप अपने हिसाब से बनाए होंगे ना, सामने वाला नंबर दे देगा। जैसे ये 7, ये 0, ये 14, ये अपन किस में पढ़ते हैं? ये अपन 10वीं में भी पढ़ चुके हैं। अब यहां पर आप लिख सकते थे उदासीन, इधर आप लिख सकते थे अम्लीयता में वृद्धि, H+ आयन बढ़ेंगे। इधर आप लिख सकते थे क्षारीयता में वृद्धि या अम्लीयता में कमी। ऐसा पीएच स्केल वहां पर दे देते। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अपन जानते हैं कि मृदा का जो पीएच स्केल है उसका जो टोटल मैटर है वो 0 से 7 और 7 से 14 होता है। ये क्वेश्चन हमने भी इंपॉर्टेंट बताया था कि मृदा अम्लता का पौधों पर क्या प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। तो बच्चों पहली चीज तो ये है कि मृदा अम्लता जो पौधों की जड़ें होती है ना,
तो H प्लस आयन क्या करते हैं कि उन जड़ों पर विषैला प्रभाव डालते हैं। एक तो आप ये लिख सकते थे कि मृदा की जड़ों पर H प्लस आयन विषैला प्रभाव डालते हैं। एक जो उसके अंदर अम्लीय और क्षारीय अवयव होते हैं तो उनके बीच में वो असंतुलन पैदा कर देती है। कौन? मृदा अम्लता। एक बच्चों एंजाइम की निष्क्रियता को खत्म कर देती है। तो ये मृदा अम्लता पर वहां पर इसका प्रभाव बताना था भैयाओं, एंजाइम को प्रभावित करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था भैयाओं कि पौधों में पोटास, पोटास क्या है भैयाओं? पोटेशियम। तो पौधों में पोटेशियम की कमी के कोई 3 लक्षण बताने थे बच्चों। तो इसमें पहली चीज तो यही लिख देते हैं कि पत्तियां धब्बेदार और भूरी पड़ जाती है, फल वृक्षों पर फूल और फल नहीं आते हैं। और बच्चों ध्यान रखना, पोटास की कमी के जो लक्षण पहले प्रकट होते हैं ना, वो निचली, पौधे की जो निचली पत्तियां होती है। निचली का मतलब क्या है कि जो पुरानी पत्तियां होती है, पोटास की कमी के लक्षण पहले उन्हीं पर दिखाई देते हैं। तो अपन वहां पर यही लिख सकते थे भैया, पोटाश की कमी के लक्षण में क्या लिख सकते थे? मेरी बात सुनो, धब्बेदार और भूरी पड़ जाती है, उन पत्तियों के जो किनारे होते हैं ना वो झुलस जाते हैं। प्रभाव कौन सी पत्तियों पर होता है? निचली पत्तियों पर। 3 ही लिखने थे, ठीक है। और जो फल वृक्ष होते हैं बच्चों, उनमें फूल और फल नहीं बनते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, यूरिया बता भी रखा था हमने कि यूरिया उर्वरक का संगठन। लगभग सभी बच्चों ने इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बता दी होगी, 46%, ठीक है। और इसके अंदर बच्चों नमी की मात्रा 1% नमी। और आपको पता है इसमें बायूरेट बनता है तो उसकी मात्रा 1.5%। गुण में बहुत इजी है, व्हाइट कलर का होता है यूरिया, आप जानते हो, दानेदार, जल में घुलनशील होता है। नाइट्रोजन 46% होती है, ये इसके गुण लिख सकते थे। इसमें कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं थी बच्चों। और जल में पूरी तरह घुलनशील होता है। उसके बाद एंजाइम के कोई 3 गुणधर्म दिया था हमने बच्चों, इसे भी टेस्ट सीरीज में। एंजाइम के 3 गुणधर्म में क्या लिखा जा सकता था? ठोस होते हैं, इनका आणविक द्रव्यमान अधिक होता है, और अपने जो शरीर की पीएच होती है ना, इस पर ये आराम से कार्य कर सकते हैं, हमारे शरीर की पीएच पर और हमारे शरीर के तापमान पर ये अधिक क्रियाशील होते हैं। तो यही लिख देना था, रंगहीन व ठोस पदार्थ होते हैं, इनका आणविक द्रव्यमान अधिक होता है, और ये मानव शरीर के तापमान और उसकी पीएच पर अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये एंजाइम के 3 गुणधर्म लिखने थे। अब बच्चों गोबर की खाद के मुख्य घटक, ये लगभग सभी लिखे होंगे क्योंकि गोबर की खाद तो वैसे भी इस बार मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बताई थी। गोबर की खाद में क्या क्या लिखना था बच्चों? गोबर, मूत्र और बिछावन, ये चीजें देनी थी बच्चों इसमें। गोबर, मूत्र और बिछावन, आपको पता है जैसे गोबर पशुओं का जो गोबर होता है, बिछावन वो जिस पर पशु बैठता वगैरह है, उसका जो मूत्र होता है उसमें भी यूरिया होता है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, बहुत सारे अच्छे पोषक तत्व होते हैं। तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से वहां पर लिख देना था। हालांकि 1.5 नंबर का क्वेश्चन था, तो अगर किसी बच्चे ने केवल ये लिख दिया ना कि गोबर, मूत्र और बिछावन, तो उसको भी बच्चों वो सही करेगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आगे चले बच्चों, अब खंड स आ गया 100 शब्दों में। देखो, लवणीय मृदा में जैविक सुधार के प्रबंधन को समझाइए अथवा लवणीय जल के उपचार को समझाइए। मैंने कहा बच्चों ब्लूप्रिंट को फॉलो किया, ये क्वेश्चन 6 चैप्टर से आया है। अब इसमें आपको क्या करना था? इंपॉर्टेंट हमने दिया था टेस्ट सीरीज के अंदर, जैसे सीरा और प्रेसमेट, जैसे हरी खाद और फसल अवशेष,
जैसे कटाली खरपतवार, ठीक है, तो उनके बारे में इसको लिखकर आना था कि लवणीय मृदा से, ये सब जैविक सुधार के अंतर्गत ही आएंगे बच्चों। कटाली खरपतवार है, सीरा प्रेसमेड है, ठीक है, गोबर की खाद है, ये एक प्रकार से किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों? हरी खाद है, ये जैविक सुधार के अंतर्गत आएंगे। तो इनका थोड़ा थोड़ा वहां पर अपने को लिख कर आना था। अब जैसे लवणीय जल के उपचार में लिखना था, ये बच्चों लवणीय मृदा का जैविक सुधार था। ये लवणीय जल के उपचार में क्या करना था बच्चों? जैसे इसके अंदर क्या करना था, यहां पर अच्छी किस्म के जल का उपयोग करें, तनुकरण करें और सुधारकों से उसका जल का उपचार करें। जैसे मान लीजिए लवणीय जल हो गया ना, तो अपन उस लवणीय जल पर एक साथ बहुत सारा अच्छी किस्म का जल डाल दें तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से उसमें अपन सुधारक काम में ले सकते हैं, सुधारक से भी वो लवणीय जल को ठीक किया जा सकता है। तो ये सारा डिटेल बच्चों वहां पर देना था। उसके बाद मृदा प्रदूषण के विस्तार पूर्वक प्रभाव को एक्सप्लेन करना था और ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को विस्तार पूर्वक समझाना था। इसमें बच्चे ने मृदा प्रदूषण, हमारे ऑफलाइन के क्लासेस के बच्चों ने कर दिया होगा। वैसे तो ध्वनि प्रदूषण भी सीधा ही था, पर मृदा प्रदूषण हमने इंपॉर्टेंट बोला भी था, टेस्ट सीरीज में भी दे रखा था। अब मृदा प्रदूषण के प्रभाव को आप लिख सकते हो बच्चों, जानवरों पर लिख सकते हो, मनुष्य पर लिख सकते हो, फसलों पर लिख सकते हो, सूक्ष्म जीवों पर लिख सकते हो। मन से लिखे होगे तब भी सामने वाला नंबर दे देगा। जैसे आज मृदा के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव एकत्रित हो जाते हैं, तो उन सूक्ष्म जीवों के कारण क्या होगा बच्चों? उन सूक्ष्म जीवों के कारण मनुष्य के अंदर बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जानते हो आप। जैसे मृदा प्रदूषण से भूमि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भूमि के अंदर उसके जो उर्वरा शक्ति है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, सूक्ष्म जीव खत्म हो जाएंगे। ऐसे अपन वहां पर लिख सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव में भी अपन लिख सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण, जब अत्यधिक ध्वनि होगी तो उससे व्यक्ति के मस्तिष्क की कार्य क्षमता में कमी आएगी, उसके शरीर की शारीरिक क्षमता भी प्रभावित होगी, उसकी धीरे धीरे सुनने की क्षमता कम होती जाएगी, चिड़चिड़ा रहने लग जाएगा, बेरापन हो जाएगा, स्थायी रूप से बेरा हो जाएगा कुछ दिनों बाद, उसका रक्तचाप बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज अपन ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को विस्तार पूर्वक समझाकर दे सकते हैं। उसके बाद बच्चों इसमें पूछा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और हमने बताया भी था कि गोबर की खाद की ट्रेंच विधि तो बच्चों हमने दी भी थी कि गोबर की खाद की संशोधित गड्ढा विधि और साथ में ट्रेंच विधि दोनों को बच्चों यहां पर बताना था। दोनों में से एक लिखना था, क्योंकि उसने बीच में क्या दे दिया था? अथवा दे दिया था बच्चों। तो जैसे तीन विधियां थी इसकी, वर्तमान प्रचलित विधि, संशोधित गड्ढा विधि और ट्रेंच विधि। ट्रेंच का मतलब क्या होता है बच्चों? खाई होता है। तो इसके अंदर देखो आप क्या लिखना था संशोधित गड्ढा विधि में कि 1 मीटर गहरा, 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा गड्ढा 1 वर्ष के लिए करेंगे। पशुओं की संख्या अधिक होने पर अपन उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ा देंगे, ठीक है। रेतीली भूमि के अंदर गड्ढे पक्के होने चाहिए, ये अपन लिख देंगे। और सर्वप्रथम गड्ढे के पहने में अपन 10 से 20 सेंटीमीटर की परत चारे या बिछावन की लगाएंगे। गोबर में मूत्र का लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर परत डालेंगे, फिर उसमें बिछावन डालेंगे। इसी क्रम में अपन बढ़ते जाएंगे और लगभग 5 से 6 महीने में गोबर की खाद तैयार हो जाएगी। ये कौन सी विधि बच्चों? संशोधित गड्ढा विधि। इसमें गड्ढा बनाकर कंप्लीट किया जाता है मामला। और ट्रेंच विधि में क्या होता है बच्चों? खाई बनाई जाती है। इसमें खाई बनाई जाती है, उसकी लंबाई व चौड़ाई बढ़ाते हैं लेकिन गहराई नहीं बढ़ाते। और इसमें वही अपन बिछावन, मलमूत्र आदि को भर देंगे। और आदि को भरने के बाद भूतल से लगभग जब आधा मीटर ऊंचा हो जाएगा तो उसको गुंबद की तरह दे देंगे। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 3 माह में जब दूसरा ट्रेंच बनता है तो जो पहला ढेर होता है ना, उस पहले ढेर में गोबर की खाद तैयार हो जाती है।
और ये क्वेश्चन बच्चों हमने इंपॉर्टेंट बोला भी था, और हमने तो ट्रेंच विधि बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, और बच्चों ने ट्रेंच विधि का मेरे हिसाब से वर्णन कर भी दिया होगा। कोई दिक्कत वाली बात उन्हें आई नहीं होगी, क्योंकि पेपर बड़ा इजी था बच्चों। अब खंड द में बिल्कुल ब्लूप्रिंट को फॉलो किया गया है। आप देखो, इसमें कंप्लीट ब्लूप्रिंट को फॉलो किया गया है बच्चों। जैसे पहला क्वेश्चन यहां पर वो क्या दे रहा है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को विस्तार पूर्वक समझाना है, और ये लगभग दोनों एक जैसे ही है बच्चों। न्यूक्लिक अम्ल आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, सभी बच्चे जानते हैं आप। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो कहने का मतलब, जैसे पहले न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में लिखना था बच्चों, तो एक क्षार और एक शर्करा। जैसे देखो अब, नाइट्रोजनी क्षारक, ठीक है। उसके बाद जैसे शर्करा और फास्फोरिक अम्ल या फास्फेट समूह। तो भैया ये नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा के मिलने से क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और जब इस न्यूक्लियोसाइड से फास्फोरिक अम्ल जुड़ेगा तो फिर क्या बनेगा बच्चों? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। ऐसे इसका थोड़ा डिटेल वहां पर देकर आना। और न्यूक्लिक अम्ल भी वही मैटर है, डीएनए और आरएनए के बारे में लिखना था। आप उनमें अंतर भी दे सकते हैं। आप न्यूक्लिक अम्ल कैसे बनता है उसके बारे में भी बता सकते हैं। जैसे न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड बनेगी, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगी, ठीक है, फिर उससे न्यूक्लिक अम्ल बनेगा। तो ये सारी चीज आप वहां पर दे सकते थे। और अगला प्रश्न आया था बच्चों कि दुग्धशाला में बर्तनों को साफ करने के लिए कोई दो रसायन के नाम बताइए। तो इसमें आप टीपोल लिख सकते थे, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते थे, बहुत सारे रसायन है इसके अंदर। इसमें अम्लीय रसायन भी आते हैं, इसमें क्षारीय रसायन भी आते हैं, ठीक है। रसायन का मतलब जो रसायन में यूज होते हैं। तो आप इसके अंदर अपने हिसाब से कोई भी रसायन दे सकते थे। सामने वाला बच्चों आपको इसमें आपने जिस भी रसायन का नाम लिखा होगा उसके अनुसार आपको वहां पर निश्चित रूप से मार्क्स मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। जैसे बच्चों इसके अंदर अब आगे उसने क्या पूछा था कि बर्तनों को साफ करने की विधियों का वर्णन कीजिए। तो भैया इसमें एक तो वैज्ञानिक विधि होती है, ठीक है। वैज्ञानिक विधि में अपन बर्तनों को साधारण पानी से धो लेंगे, सोडा मिले गर्म पानी से धो लेंगे, ठीक है। एक अपन बर्तनों का निर्जीवीकरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने को दुग्धशाला में बर्तनों को साफ करने की विधियों के बारे में बच्चों वहां पर बताना था। और एक इसमें जो अंतिम क्वेश्चन पूछा था भैयाओं, अगर आप ये नहीं करोगे तो इसके अलावा आप अगला प्रश्न कर सकते थे कि छेना को परिभाषित करते हुए इसका रासायनिक संगठन और इसको बनाने की विधि लिखिए। तो छेना क्या होता है भैया? छेना फटे हुए दूध से बनाया जाता है। छेना किससे बनाया जाता है बच्चों? फटे हुए दूध से बनाया जाता है। और इसका रासायनिक संगठन अपने को वहां पर लिख देना था कि जैसे उसके अंदर कौन सी मात्रा कितने प्रतिशत होती है, वो वहां पर अपन इसके अंदर दे सकते थे। गाय और भैंस के दूध में छेना का रासायनिक संगठन, जैसे गाय के दूध में पानी की मात्रा 53.4%, वसा की 24.7, प्रोटीन की 17.6, दुग्धम की 2.2, खनिज पदार्थ की 2.1। और इसको बनाने की विधि में क्या लिखना था कि भगोना या कढ़ाई चमचा बारीक कपड़े से अपन गर्म पानी से उसे साफ कर लेंगे। फिर अपन उसमें क्या करेंगे बच्चों? फटा हुआ दूध डालेंगे और उसको लगातार अपन क्या करते रहेंगे? छेना बनाना है, उसकी वसा अम्लता और पूर्ण ठोस पदार्थ की मात्रा ज्ञात करेंगे। उसके बाद छेना लगभग तैयार हो जाएगा। ये छेना बनाने की विधि से रिलेटेड मैटर वहां पर लिखकर आना था, जो फटे हुए दूध से बनाया जाता है।
तो मैंने क्या बोला बच्चों कि ओवरऑल जो आपका पेपर दिया था राजस्थान बोर्ड ने, टोटल अपन यूं कहे कि पूरा जो पेपर पूछा गया था, देखो आप, ये कंप्लीट निशान डिजिटल ऐप के माध्यम से बच्चों मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इसमें रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, इसमें आपके एक लाइन वाले क्वेश्चन थे, इसमें छोटे क्वेश्चन थे, इसमें बड़े क्वेश्चन थे, और वो सारा मैटर आपको यहां पर कंप्लीट करवा दिया गया है। भैया निशान की टेस्ट सीरीज से अधिकांश चीजें फाइनल एग्जाम के पेपर के अंदर आती है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस हमारे निशान के अंदर इस समय रेगुलेट है, और इस बार तो हम ये व्यवस्था भी कर रहे हैं बच्चों कि जैसे जो बच्चा कोटा आकर ऑफलाइन निशान को नहीं प्राप्त कर सकता या निशान में वो ऑफलाइन नहीं पढ़ सकता, अपने गांव में रहकर भी अगर कोई बच्चा स्टडी कर रहा है जैसे, तो फिर उसके लिए भी अब हमने क्या किया है कि ऑनलाइन कोर्सेस के अंदर हम पूरा प्रिंटेड नोट्स, जो भी प्रिंटेड नोट्स है, जैसे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का हम एक कंप्लीट तैयार कर रहे हैं मैटर, तो आपको ऑनलाइन के अंदर वो चीज वहां पर, जैसे उसके पूरी जो बुकलेट है या उसकी जो भी सामग्री है वो आपको हम निशान से यहां से भिजवा देंगे। जैसे कंप्लीट ऑनलाइन में हमने पढ़ा रखा है ना, वो सारा सिस्टम पूरा बुकलेट के माध्यम से आपको वो स्टडी मटेरियल अपने यहां पर घर पर ही मिल जाएगा बाय पोस्ट, या आप यहां आकर ले ले, यहां आकर एक दिन आप बीच में कभी भी आकर उसको प्राप्त कर ले। इस प्रकार से ऑनलाइन में अब नोट्स की व्यवस्था भी हमने कंप्लीट कर ली है, और नए सत्र के अंदर हम उसको बिल्कुल देने भी जा रहे हैं। तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं निशान डिजिटल ऐप के माध्यम से। ऑफलाइन के नए सत्र के हमारे प्रवेश भी चालू हो गए हैं, तो निश्चित रूप से आप निशान को ज्वाइन करें बच्चों, क्योंकि निशान ने बहुत सारे आंकड़े दे रखे हैं रिजल्ट के मामले में, और मैं कहूँगा कि आप निशान के डिजिटल ऐप में जितने भी पेपर है आप उन पेपर को क्लियर कर लीजिए, उन्हीं में से आपके लगभग सारे पेपर आते हैं। आप आने वाले पेपर के लिए भी तैयारी करते रहे, ठीक है बच्चों। निशान से जुड़े रहिए, निशान से जुड़े रहेंगे तो सफलता निश्चित है। थैंक यू।